Hello everyone, welcome back to my channel UPSC with me। तो हम अपना आंसर राइटिंग का कोर्स कंटिन्यू करते हैं, जिसमें लास्ट सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जीएस 2 से, वो भी 2024 का ही पेपर अभी जो सितंबर में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। The growth of cabinet system has practically resulted in marginalization of parliament supremacy. Well, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। आपको कैबिनेट सिस्टम के बारे में पता है। जनरली हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसको से वेन डायग्राम से पढ़ते हैं कि यहाँ पे पीएम सबसे पास, इसके फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, फिर अदर मिनिस्टर्स। क्या रहता है ना, जैसे पार्लियामेंट है, आपको पहले टॉपिक का ओवरव्यू देता हूँ। पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मेंबर्स में से जो पीएम होते हैं वो कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काफ़ी क्लोज होते हैं पीएम के, और डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। और साथ के साथ इनको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी ऑफर की जाती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, जैसे अभी एस जयशंकर है हमारे, एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह, अमित शाह होम मिनिस्टर, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, ठीक है। और ये पॉलिसी मेकिंग में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पीएम के साथ काम करते हैं। अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं, बट उनका उतना इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता। ऑलराइट, सो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। ये जो कैबिनेट सिस्टम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी में से कुछ और बहुत खास जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी उन मिनिस्टर को चूज करके पीएम जो है अपने साथ रखता है। अगेन एस जयशंकर, अमित शाह, आपने देखा भी होगा अमित शाह जो है यूजुअली मोदी के साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। पीएम मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, सिर्फ मोदी, ठीक है। तो ये कैबिनेट सिस्टम का एक पार्ट है, कैबिनेट का पार्ट है, ठीक है। तो पूछा था, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन। कैबिनेट सिस्टम के ग्रोथ के चलते ये कैबिनेट सिस्टम प्रेवलेंट होता जा रहा है, इसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन मतलब छोड़ देना, पीछे छूट जाना, अलग कर देना। क्या अलग हो रहा है, क्या छूट जा रहा है? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, पार्लियामेंट का रोल कम होता जा रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एल्यूसिडेट, समझाइए, ठीक है। यानी आपको थोड़े एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कीवर्ड, पहला वन कैबिनेट सिस्टम, दूसरा मार्जिनलाइजेशन मतलब कैसे अलग हो रहा है, तीसरा क्या अलग हो रहा है मतलब किससे अलग हो रहा है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, जो पार्लियामेंट का रोल है वो कैसे कम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड हमने समझ ली, इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। अब आप स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, पहले दे सकते क्या है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर सकते हैं कैबिनेट सिस्टम। देखिए, अब तक जितने भी आंसर राइटिंग क्लास हुई है उसमें जो भी इंट्रो मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे बहुत बेसिक इंट्रोज हैं। धीरे धीरे हम आगे और एडवांस लेवल के इंट्रोज भी सीखेंगे। इंट्रोडक्शन आपके कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे टेम्पलेट्स मैं आपको दूंगा, सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो कैबिनेट सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी हमारा पहला पोर्शन, देखिए आपको कीवर्ड्स ही डिस्क्राइब करते हैं इसके अलावा कुछ इम्प्लिसिट चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती है, ठीक है। तो कीवर्ड इसने साफ साफ कहा है क्या,
कि ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम का ग्रोथ हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला तो हमारी हेडिंग यही हो जाएगी, सॉरी, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम बढ़ता जा रहा है, इससे क्या, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद इस ग्रोथ के कारण जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट का रोल है, वो कैसे मार्जिनलाइज, पीछे छूटता जा रहा है। तो सेकंड हेडिंग यही हो जाएगी, मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आपको इस लाइन के बाहर कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो पेनल्टी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, याद रखना। फिर बाद में मेरे पास मत आना भैया आपने बताया नहीं। उसके बाद अब पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का रोल कम होता जा रहा है तो ब्रीफ में आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि इन सब के बाद भी, पार्लियामेंट का रोल कम होने के बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामेंट का रोल है। ठीक है, अब पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है ये आप ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दीजिए, बहुत ही छोटे से स्पेस लेकर। ठीक है, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका कॉन्क्लूजन। तो स्ट्रक्चर समझ आया आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये लाइव नहीं है बट फिर भी लिखिएगा। चलिए, अब जस्ट टू सेव टाइम मैंने ये आंसर पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक आंसर कॉपी चेक कर लेते हैं जो टेलीग्राम लिंक पे भेजी थी, टेलीग्राम ग्रुप पे। और ये है एक स्टूडेंट की कॉपी जो आई थी मेरे पास। वेल, राइटिंग अच्छी है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जामिनर आपकी आंसर शीट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, ऐसे वो नहीं पढ़ते, रादर देन वो पढ़ते हैं वर्टिकली। आपने एक हेडिंग दी, इसके अंदर ए पॉइंट लिखा, बी पॉइंट लिखा, उसने देख लिया हेडिंग लिखी हुई है, 2 पॉइंट डिस्क्राइब है, अगली हेडिंग दी, 2 पॉइंट लिखे हैं, अगली हेडिंग दी, फर्दर पॉइंट डिस्क्राइब कर रखे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट सबको आपने डिस्क्राइब किया। ऐसे पढ़ेगा आपका आंसर, एक एक लाइन नहीं, उसके पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है, तो ये जो आंसर शीट है, देख के पहला इंप्रेशन क्या जाएगा, इंट्रो बहुत बड़ा है। जिसके पास 100 कॉपी है चेक करने के लिए, वो ऐसे एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा। ठीक है, फिर भी ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम मैं पढ़ दे रहा हूँ, हैज़ इंडीड लेड द मार्जिनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। आप इंट्रोडक्शन में ही कंक्लूड नहीं कर सकते, आपने लिख दिया कि हाँ ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कम हो रही है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, आप बता दे रहे हैं कि हाँ हो रही है। आप अपना आंसर कभी भी इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द कैबिनेट हैज बिकम द डोमिनेंट फोर्स व्हाइल द पार्लियामेंट्री हैज बीन, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, शायद रेगुलेटेड, हैज बीन, आई डोंट नो, टू सेकेंडरी रोल। ठीक है, इंट्रोडक्शन उतना बेटर नहीं है, काफ़ी बेटर हो सकता था। पहली बात, इसको 4 लाइन मैक्स, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 लाइन के अंदर या 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ पावर, द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, कैबिनेट डोमिनेंस, ठीक है, इसको आप हेडिंग बना सकते थे यहाँ लिखने के बजाय, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर चीज़ें साफ साफ
दिखे तो ज़्यादा बेटर रहता है। पार्टी व्हिप सिस्टम बिल्कुल सही। द पार्टी व्हिप सिस्टम इंश्योर दैट द मेंबर रूलिंग पार्टी। अब ये क्या लिखा है, टू द कैबिनेट्स लाइन, कौन सी, सिर्फ 2 पॉइंट आपने डिस्क्राइब किए हैं। वेल एटलीस्ट 3 या 4 होते तो बेटर रहता। कॉन्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट रोल हैज़ बीन रिड्यूस्ड, हेडिंग आपने इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, इससे क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी। द रबर स्टैंपिंग सिस्टम, द पार्लियामेंट ऑफन merely endorses the cabinet decision without engaging in meaningful debates। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देते तो बेटर रहता, बट ठीक है। लिमिटेड ओवरसाइट, पार्लियामेंट एबिलिटी टू hold cabinet accountable has been eroded, allowing the executive to act with relative I don't know, साफ दिख नहीं रहा मुझे, खैर। फिर कॉन्क्लूजन की बात करते हैं। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज इंडीड लेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए यही चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखी थी और यही आप कॉन्क्लूजन में भी लिख रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिए, वहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ चल रहा है, बेटर है। अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट सॉरी, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना तो वर्ड्स गिनता भी नहीं है। आपको 10 मार्क का क्वेश्चन लिखने के लिए 2 पेज मिलेंगे, आपने 2 पेज यूटिलाइज किए अच्छे से, ऑल गुड, ठीक है। तो इसको मत लिखा करें। तो काफ़ी मिस्टेक है, बाकी ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। इंट्रो पे थोड़ा काम करिए। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपने कोई, मैं आपको जैसे क्वेश्चन देता हूँ तो उसी एक क्वेश्चन के 1 2 3 इंट्रो लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं डेफिनेशन बेस्ड, कि इंट्रो में जो क्वेश्चन है उसमें कोई कीवर्ड है तो उसकी डेफिनेशन आप मेंशन कर दीजिए। एक इंट्रो लिख सकते हैं आप करंट अफेयर्स बेस्ड, वो मैंने आपको सिखाया नहीं है, मैं सिखाऊंगा। और एक इंट्रो लिखिए, और ये दोनों इंट्रो यूजुअली ट्राई करें कि 4 लाइन में हो जाए, ठीक है। एक इंट्रो लिखिए आप थोड़ा सा बड़ा 6 लाइन का, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं होंगे, हमारे पास 15 मार्क का क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। बाकी आप अपने इंट्रो पे ध्यान दें, बॉडी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा करें। पॉइंट अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकली अरेंज नहीं है। यहाँ पे एक हेडिंग हो सकती थी, उसके अंदर आप 1 2 और एक और पॉइंट मेंशन कर सकते थे, ठीक है। बाकी ये पॉइंट ठीक है और कंक्लूजन भी इस बार ठीक है, तो ओवरऑल गुड। अब मैं आपको वो आंसर दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा सेम, एंड आई एम सॉरी अबाउट माई राइटिंग। वेल तो क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनाइजेशन एंड ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, कैसे हमने आर्टिकल के जरिए कैबिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कैबिनेट सिस्टम। अच्छा एक और बात, अगर आपको आर्टिकल कंप्लीटली वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कर दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कैबिनेट सिस्टम वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी अगर एक भी रिजाइन करता है या एक में कोई प्रॉब्लम होती है तो बाकी सबको उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा,
एक से कोई गलती होगी, दे विल सिंक एंड स्विम टुगेदर। आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन आएगी लक्ष्मीकांत में, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या थी हमारी, ग्रोथ को बॉडी में, तो मैंने वही लिखी है, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। अब इसके अंदर हमने ये पॉइंट इस बच्चे ने भी लिखा था, वेरी गुड, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग ऑफन रेस्ट विद अ फ्यू की मिनिस्टर। मैंने बताया सारे मिनिस्टर, COM, PM। PM सिर्फ इनके साथ डिस्कशन करके ही पॉलिसीज बना लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं यहाँ तक वो पहुँचता ही नहीं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सिर्फ कुछ मिनिस्टर्स के हाथ में रहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट डोमिनेंस, सॉरी, द मेजर पॉलिसीज एंड बिल्स फॉर्म बाय कैबिनेट, ठीक है। हमने हेडिंग दी पॉइंट को और फिर उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया। अब एग्जामिनर के मन में क्या आएगा, अच्छा बच्चे ने आर्टिकल मेंशन किया है, कैबिनेट सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव पावर लिखा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, गुड। एग्जामिनर फिर पढ़ेगा, ग्रोथ हेडिंग डाली है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कैबिनेट डोमिनेंस, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ऑल मेंबर्स आर बाउंड बाय कैबिनेट डिसीजन। अगर कोई मेंबर कैबिनेट डिसीजन का नहीं मान रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। अब क्या हुआ एग्जामिनर के मन में कि हाँ इस बच्चे ने मेंशन किए हैं सारे पॉइंट्स, पर हमने ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं किया, जबकि हमने कम शब्दों में अपनी सारी बातें बता दी, जबकि इस आंसर में मुझे ये पूरा पढ़ना पड़ रहा था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा रिजॉल्व करते टाइम। अगली हेडिंग, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका रोल कम कैसे हो रहा है। तो पहली बात, अब अगर PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले लेगा तो बाहर तक जाएगा नहीं, और ज़्यादा लोगों का ओपिनियन होगा नहीं तो डिबेट्स नहीं होंगी, बातचीत नहीं होगी, उस पर किसी और का ओपिनियन नहीं होगा जो अलग ओपिनियन रखता होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस इन डिबेट्स, सिग्निफिकेंट पॉलिसीज लाइक, अच्छा ये एक एग्जाम्पल है जो कुछ साल पहले सितंबर में हुआ था, डिमोनेटाइजेशन वर एग्जीक्यूटेड विद मिनिमल पार्लियामेंट्री डिबेट्स। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें उतनी ज़्यादा डिबेट नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ा स्टेप था वो, ठीक है। अगला, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाईपासिस डिटेल पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी। इसमें क्या होता है, अभी जैसे हमने कोई बिल पास कराने जा रहे हैं तो उसका स्क्रूटनाइजेशन होता है। ये बिल पार्लियामेंट में, सॉरी अबाउट दैट, ये बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है, लोग इसे देखते हैं, अपोजिशन देखती है और इसमें कमियां निकालते हैं कि हाँ ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे ये चीज़ मिस हो रही है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पार्टी विप सिस्टम, बच्चे ने मेंशन किया था, बिल्कुल सही है। MPs आर कंपेयर टू वोट अकॉर्डिंग टू पार्टी लाइन्स। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उन्हें पार्टी लाइन्स के चलते ही वोट करना होता है, विप ने जो बोला है वैसे ही वोट करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड ओवरसाइट, पार्लियामेंट्री कमिटीज रोल इन स्क्रूटनाइजिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन इज ओवरलुक्ड। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो भी बिल्स को चेक करती हैं, स्क्रूटिनाइज करती हैं, और अगर बिल ऐसे ही कोई डिसीजन सिर्फ COM के चलते ले लिया जाएगा तो इनका रोल भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कमियां आ गई कैबिनेट सिस्टम के बढ़ने से। अब अगर बात करें, जो मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि इन कमियों के बावजूद पार्लियामेंट का रोल है वो क्या है, तो वो छोटा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के जरिए बनाया है, मुझे यूजुअली फ्लो चार्ट ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट रिमेन सिग्निफिकेंट, अभी भी पार्लियामेंट का रोल है, किसमें, अभी भी पार्लियामेंट अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। अभी भी बड़े डिसीजंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लोकसभा राज्यसभा से भी पास कराने पड़ते हैं, ऑलराइट। और कई इंपॉर्टेंट बिल जैसे मनी बिल होते हैं उस पर तो लोकसभा के स्पीकर का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है,
ठीक है, लोकसभा उस पर साइन करेंगे तभी जाके मनी बिल आगे स्क्रूटनाइजेशन के लिए जाएगा। इसके अलावा रोल ऑफ कमिटीज़ का रोल भी अभी भी सिग्निफिकेंट है, और साथ के साथ अपोजिशन का रोल, ये मैं कहूँगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी बिल बनता है तो अपोजिशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो बिल में कमियां निकालती हैं जो एक्चुअली में बेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी इन चीज़ों को लेकर पार्लियामेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल है। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन छोटा सा, टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी रखने के लिए और बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैबिनेट अथॉरिटी एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज असेंशियल। कैबिनेट अथॉरिटी ज़रूरी है, बट साथ में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी ज़रूरी है। ठीक है, इन बच्चे ने पहले ही कंक्लूजन कर दिया था, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम खुद देखो और बताओ तुम मुझे कितने मार्क्स दोगे। हमने, अगर मैं यहाँ से ये सब मिटा दूँ तो इससे सी, अब थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ, अब अगर उस आंसर में एक सेकेंड, हाँ यहाँ, अब बताओ, बहुत प्यारा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक पार्ट 3 पॉइंट डिस्क्राइब कर दिए, अंदर एग्जाम्पल देखिए। दूसरा पार्ट 4 पॉइंट डिस्क्राइब कर दिए, अंदर एग्जाम्पल देख लिए, डिफाइन कर दिया। एक छोटा सा पार्ट अभी भी पार्लियामेंट का रोल बताते हुए और कंक्लूजन, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हम ऐसे ही आगे आंसर राइटिंग करते रहेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। और आपका यूपी इस बार का प्रीलिम्स अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 महीने हैं, तो लगे रहिए। ठीक है, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने यूपीएससी फेलो एक्सपीरियंस के साथ, कोई दोस्त, कोई बड़े भैया, कोई छोटे भाई बहन, जो भी हो। ठीक है, आगे चल के आपको इन आंसर राइटिंग और इसके अलावा कई और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, सी सैट, मेन सब्जेक्ट्स, सबसे रिलेटेड। Until then, take care.